हिंदू जेठानी और मुस्लिम देवरानी की रसोई। मोर मनोरथ जानू नी के सदा बसहूं और पुर सबही के। कुमकुम मंदिर में बैठी हुई आरती करते हुए भगवान के भजन कर रही होती है। तभी उसकी सास निर्मला उसे आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ कुमकुम बहू, तेरी पूजा अब तक हुई नहीं क्या? इस पर कुमकुम कुड़कुड़ाती हुई बोलती है, सासू माँ ने भी मेरा ना चैन चुरा रखा है। सुबह के 7 बजते ही भोपू की तरह बजने लगती हैं। अरे कहाँ रह गई बहू, एक प्याली चाय तो पिला दे। लाई माँ जी। कुमकुम मंदिर से उठकर सीधे रसोई घर का रुख करके अपनी सास को चाय देती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय। ला दे बहू, जीती रहे। भाभी, मेरा नाश्ता रेडी हुआ कि नहीं? अरे सुनती हो, जरा मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो। अपने पति और ननद को बुलाता देखकर कुमकुम सर पकड़कर चिल्लाकर बोलती है, आ! चुप करो, परेशान करके रख दिया है सबने, चिल्लम चिल्ली लगा रखी है। अरे मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। देखिए माँ जी, अब ससुराल का बोझ मुझसे अकेले ना उठेगा। आप देवर जी की शादी कर दो, देवरानी आएगी तो मेरा कुछ तो हाथ बटाएगी रसोई में। कुमकुम अभी ऐसा कही रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कुमकुम दरवाजा खोलती तो सामने संस्कार अपनी मुस्लिम पत्नी शकीना के साथ खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कुमकुम शकीना को घूरती हुई पूरे घर वालों को बुलाती है। सासू माँ, ससुर जी, अनिरुद्ध, पारुल, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बड़ी बहू, क्यों ढोल मृदंग की तरह बज रही है? हाँ कुमकुम बहू, दिन दहाड़े भूत देख लिया क्या? ये देखिए माँ जी, देवर जी क्या गुल खिला कर आए हैं। पूछिए इनसे कौन है ये मुस्लिम लड़की। संस्कार, तू चुप क्यों खड़ा है, जवाब क्यों नहीं देता? कौन है ये लड़की? माँ, ये आपकी बहू है। हालत इतने बुरे थे कि हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। हम जानते हैं आप सभी को हमारे फैसले से खलिश है, मगर हम संस्कार से बेनती हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के लिए हमें कबूल कर लें। ऐसा कहते हुए शकीना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसे देख उसकी चांट चालाक जेठानी मन में कहती है, कहीं मेरी उस मुस्लिम देवरक्की के आंसू देखकर मेरे ससुराल वाले पिघल ना जाएं। जहां खड़ी हो वहीं रहो। अगर तुम हिंदू होती तो हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा जरूर बनाते, मगर तुम मुस्लिम हो। पूरा ससुराल जेठानी के भड़कावे में आकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर पारुल शकीना के आंसू पोंछकर उसे समझाती है, चुप हो जाइए भाभी, रोने से कुछ बदलता है क्या? नहीं, आप घर वालों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया पारुल, इस हौसला अफजाई के लिए। अगले दिन शकीना सुबह की नमाज अदा करके साफ सफाई करके रसोई का रुख करती है। या अल्लाह, हमें तो इस बात का तकाजा ही नहीं कि हिंदुओं में पहली रसोई में क्या पकाया जाता है। एक काम करते हैं, हमें जो आता है वो बना देते हैं। इसके बाद शकीना मुस्लिम तौर तरीके से सारा खाना बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी जेठानी अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ सभी नाश्ते की मेज पर बैठे हुए थे। हाय राम, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से उठ रही है? कोई मांस मच्छी बना रहा हो। इतने में कुमकुम की मुस्लिम देवरानी पहली रसोई में बनाया खाना मेज पर परोसती है, जिसे देख उसके हिंदू जलकुकड़ी जेठानी उसे एक थप्पड़ मारती हुई खाने के पीछे खूब खरी खोटी सुनाती है। 2 कौड़ी की मुस्लिम देवरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई को नाश भ्रष्ट करने की? जिस रसोई में आज तक लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगा, आज तुझ मुसलमानिनी ने मेरी रसोई में मांस मच्छी बनाया। बस कीजिए जेठानी जी, आप भूल रही हैं इस रसोई पर जितना हक आपका है उतना ही हमारा भी है। हम संस्कार की बेगम और इस घर की बहू हैं। आइंदा हम पर हाथ आजमाने की गुस्ताखी ना करना। अब्बू जान, अम्मी जान, आप सभी शुरू कीजिए। हमने आपके लिए खास मीठी सेवैयां, चिकन कोरमा, मच्छी कढ़ी भी बनाई है। कुमकुम मेज का सारा खाना नीचे गिराते हुए गुस्से में बोलती है, कितनी ढीठ हो तुम, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारा बनाया खाना कोई नहीं खाना चाहता। हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ पहली रसोई में सबसे पहले हलवा बनता है। तुम मुसलमानों की तरह मीट मछली नहीं बनता। ऐसा सुनकर शकीना अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जहाँ एक और जेठानी को अपने हिंदू होने पर गुमान था, वहीं बेचारी देवरानी का मुस्लिम होने के कारण पूरे घर वाले उसे घिन किया करते। जब भी शकीना अपने ससुराल वालों के लिए कुछ भी बनाना चाहती, तब कुमकुम इसके रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती, जिसे एक दिन दोनों में खूब खटपट होती है। तुम फिर आ गई मुंह उठाकर, तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना
तो इतनी बेइज्जती के बाद डूब मरती। या अल्लाह, हमें समझ नहीं आता आप इतनी संगदिल क्यों है जेठानी जी। खैर, आज सभी के लिए चाय हम बनाना चाहते हैं, हटिए। अपनी मुस्लिम देवरानी को रसोई पर हक जमाता देखकर जलकोकड़ी जेठानी उसे जोर से धक्का मारती है, जिसके बाद दोनों के बीचों बीच तू मैं होने लगती है, जिसे सुनकर ससुराल के सभी सदस्य रसोई में इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये तुम दोनों बहुएं क्यों निकम्मों की तरह झगड़ा झंझट कर रही हो? अब्बू जान, पूछे बाजी से, आखिर इन्हें हमारे रसोई में आने से क्यों तकल्लुफ है? अरे तेरी तकल्लुफ गई तेल लेने। मुझे अपनी मुस्लिम देवरानी के साथ रसोई बांटना रास नहीं आ रहा, इसलिए हमारी रसोई अलग कर दो। अरे इसके सिवा कोई चारा छोड़ा कहाँ है तुमने? सुन शकीना, आज से तू आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाएगी, क्योंकि हमें भी मुस्लिम बहू के हाथों बना खाना कतई मंजूर नहीं। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप मुनासिब समझे। अपनी देवरानी की रसोई अलग करके कुमकुम खूब खुश थी। जहाँ उसकी सुंदर रसोई में जरूरत की हर चीज भरपूरी से भरी थी, वहीं देवरानी की रसोई में दाने दाने पर भी आफत छाया हुआ था। या अल्लाह, मेरे रसोई के खाली खत्तों पर अपनी बरकत बख्श दे। समझ लीजिए अल्लाह ने आपकी सुन ली। भाभी ये लीजिए, रसोई के लिए थोड़ा राशन लाई हूँ। पर पारुल, आपने ये जहमत क्यों उठाई? दोनों ननद भाभी बातें ही कर रही थी कि अचानक उन्हें कुमकुम के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे अब क्या आपको 5 स्टार होटल की चाय चाहिए? चुपचाप ये चाय पी लीजिए, वरना भाड़ में जाइए। बस करो कुमकुम, हद होती है बदतमीजी की। तुम मेरे पिताजी से ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो चुप ही रहो अनिरुद्ध। कुछ देर बाद तुम्हारे पूज्य पिताजी को चाय चाहिए, मगर मेरे पास 36 काम होते हैं। कुमकुम अपने कामकाजी होने का झूठा ऐड दिखाकर वहीं से चली जाती है, जिसके बाद शकीना अच्छी सी चाय बनाकर अपने ससुर को देती है। ये लीजिए अब्बू जान, आपको चाय चाहिए थी ना, मैं बना लाई हूँ। शकीना के दिल में भरी अपनों की कदर ना सिर्फ उसके ससुर बल्कि अनिरुद्ध के मन में भी घर कर जाती है। दिन बीतते हैं, जिसके साथ कुमकुम खाना बनाने में ढील करने लगती है, जिस पर एक रोज उसकी सास उसे टोकती है। अरे बड़ी बहू, ये कैसा कच्चा पक्का खाना बना रही है तू? रोटियां कोयले के जैसी जल गई हैं, जैसे सिगड़ी पर सेकी हुई हो, और सब्जी में भी स्वाद नहीं। माँ जी, कमी मेरे बनाए खाने में नहीं, शायद आपकी जीभ कड़वी हो गई है। अगर मेरे बनाए खाने में इतनी ही कमी घटी है तो अपना खाना खुद बनाएं। इसके बाद कुमकुम ससुराल वालों के आगे पड़ोसी थाली उठाकर ले जाती है। ऐसे में शकीना सभी के लिए खाना लगाती है। अब्बू जान, अम्मी जान, ये खाइए, इसमें लहसुन प्याज नहीं, एकदम सादा खाना है, जैसा आप खाते हैं। शकीना को अपने हिस्से का खाना परोसता देखकर उस रोज पहली बार सभी ने बड़े चाव से मुस्लिम बहू की रसोई का खाना खाया था, जिसके बाद निर्मला भरी आंखों से अपनी मुस्लिम बहू का माथा चूमते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरी कदर नहीं की, मगर तू संस्कारों की खरी खान है। किसी को हो ना हो, मगर इस हिंदू सास को अपनी मुस्लिम बहू मंजूर है। अपनी मुस्लिम देवरानी के लिए ससुराल वालों के मन में प्यार देखकर हिंदू जेठानी जल उठती है। हाँ हाँ, जितना प्यार दिखाना है दिखा लो, मैंने भी इस मुस्लिम देवरानी को मजा ना चखाया तो कहना। ऐसे ही समय ढलता, मगर कुमकुम की हर बाजी फीकी पड़ रही थी। एक शाम की बात है, कुमकुम पूरे किचन के फर्श पर तेल फैला देती है। अब जैसे ही मेरी मुस्लिम देवरानी रसोई में आएगी, धड़ाम से गिरेगी, कितना मजा आएगा। इसके बाद कुमकुम वहां से चली जाती है, मगर कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। शकीना 2 बार किचन में आती है, मगर तेल पर उसका पाँव ही नहीं पड़ता, और जब ये देखने के लिए कुमकुम वहां आती है तो तेल पर फिसल कर गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर शकीना भागी भागी किचन में आती है। या अल्लाह जेठानी जी, आपको तो बहुत चोट लगी है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। शकीना चिल्ला चिल्ला कर पूरे ससुराल वालों को इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद डॉक्टर घर आकर कुमकुम का इलाज करते हैं। होश में आने के बाद कुमकुम की आंखें पछतावे के आंसुओं से भर जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। आई एम सॉरी शकीना, दरअसल वो सब मैंने किया था ताकि तुम किचन में जाकर गिर जाओ, मगर किसी ने सही कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। मुझे माफ कर दो। जेठानी जी, आपको अपनी गलती कबूल की, यही काफी है। हमारे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। ये सुनकर कुमकुम अपनी मुस्लिम देवरानी को गले से लगा लेती है। इस तरह अपने भले व्यवहार से शकीना अपने ससुराल वालों के हर एक जन के दिल में जगह बना लेती है, जिसके बाद हिंदू जेठानी और मुस्लिम देवरानी राजी खुशी एक ही रसोई में साथ मिलकर खाना बनाती हैं। साथियों, इंसान चाहे तो अपने अच्छे मन से पत्थर भी पिघला सकता है, वहीं बात बात पर खटपट करने वाला इंसान अपने खुद के रिश्तों में खटास भर लेता है। काजल सिर्फ 7 साल की थी। उसका रंग बहुत ही काला था, इसलिए स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उससे घिन करते थे। ना तो कोई उसके साथ बेंच पर बैठना पसंद करता था, ना कोई उसके साथ खेलना।
वह हर दिन क्लास के आखिरी बेंच पर चुपचाप बैठी रहती। उसकी माँ संध्या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो जैसे तैसे अपने हाथों के हुनर के सहारे सिलाई कढ़ाई करके काजल को स्कूल भेज रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। काजल, ओ काजल, चल उठ जा बेटी, सुबह के 7 बज गए हैं, स्कूल नहीं जाना क्या? काजल बिस्तर से उठ खड़ी होकर आंसू भरी आंखों से अपनी माँ को देखने लगती है। माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मगर क्यों काजल? बच्चों को तो स्कूल जाना बहुत पसंद होता है, फिर तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि क्लास के सभी स्टूडेंट्स मेरे काले रंग की खूब खिल्ली उड़ाते हैं। ना तो कोई मुझे अपनी बेंच पर बैठाता है, ना कोई मुझसे सीधे मुंह बात करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। काजल के कच्चे मन में अपने काले रंग को लेकर बहुत दुख भर गया था, मगर संध्या हर हालत में अपनी बेटी का हौसला अफजाई करती हुई एक गाना गुनगुनाती है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर मिलेंगे पल ये बहार के। उस गीत के बोल सुनने भर से काजल के चेहरे पर छाई उदासी उड़न छू हो जाती है। तभी संध्या उसे समझाती है, मेरी बच्ची, हालातों से हारना नहीं, हिम्मत है उसका सामना करो। बेटी, मैं खुद ना पढ़ सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करे। अपनी माँ का सपना पूरा करेगी ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। जल्दी से स्कूल ड्रेस पहनकर बैग लिए स्कूल चली जाती है, जहाँ स्कूल के मैदान में होली की होड़ मची हुई थी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, होली आने वाली है। लगता है स्कूल में होली का जलसा है। जैसे ही काजल कक्षा में पहुंचती है तो सभी स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर क्लास टीचर के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा रहे थे। ध्वनि स्कूल की सबसे सुंदर स्टूडेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट उसी के चलाए चलते। ध्वनि, टीचर जी, हम सभी स्टूडेंट का नाम क्यों लिख रहे हैं? वो सर ना होली पर सभी स्टूडेंट को फेयर एंड लवली बांट रहे हैं। ध्वनि इस ताने की आड़ में काजल में काले रंग पर निशाना साध रही थी। ओहो, ओके, एक्चुअली सर होली पर क्लास के सभी स्टूडेंट से स्कूल में स्टॉल लगवाने वाले हैं, जिसमें सभी बच्चों को अपने खरीदे सामान में से कम स्कूल के बच्चों के बीच 2000 की बिक्री करनी है। अच्छा, जीतने वाले को क्या मिलेगा? जो जीतेगा उसे स्कूल कमेटी की तरफ से पूरे 50,000 का इनाम मिलेगा। मगर तेरी फटी हुई हालत बता रही है कि तुझ गरीब के पास एक पैसा नहीं। रहने दे, ये तो जैसी कल्लू माई के लिए नहीं है। 50,000 के इनाम पाने की सोच से काजल की आंखें चमक उठती हैं और वह अपने कक्षा अध्यापक राम राजोड़ा से बोलती है, सर मेरा नाम भी लिख लीजिए। कक्षा अध्यापक काजल को गुस्से से घूरता हुआ उसे फटकारता है। अरे ओ नेशनल मंडेला की छठी औलाद, तुझ गरीब के पास एक नए जूते खरीदने भर के तो पैसे नहीं और चली आई उठाकर होली के स्टॉल में नाम लिखवाने। अरे अठन्नी चवन्नी का खेल लगा रखा है। 50,000 से एक पैसा नीचे नहीं चलेगा, समझी? मैं कल पैसे ले आऊंगी सर। काजल घर आकर अपनी माँ को होली पर स्कूल में होने वाले स्टूडेंट्स के स्टॉल आयोजन की बात बताती है। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है बेटी। तभी तो माँ, अगर मैंने वो इनाम जीत लिया तो हम गरीब माँ बेटी के पास एक अच्छी रकम होगी, जिससे हम कुछ बड़ा कारोबार खोल पाएंगे। फिर आपको इस गरीबी में दिन रात आंखें गड़ाकर भूखी रहकर कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे माँ। काजल की छोटी छोटी आंखों में बसे बड़े बड़े सपनों को उड़ान भरता देखकर संध्या को उस पर खुद से ज्यादा भरोसा हो जाता है। अगले दिन काजल थोक भाव पर रंग गुलाल, पिचकारी इत्यादि खरीद कर स्कूल में स्टॉल लगाती है। काजल का स्टॉल देखकर ध्वनि चिढ़ जाती है। इस गए गुजरी गरीब की ये मजाल जो इसने स्कूल में स्टॉल लगाया, मगर इसे पता नहीं कि ध्वनि के एक इशारे पर स्कूल के सारे स्टूडेंट मेरे आगे पीछे मक्खियों के जैसे भिनभिनाते हैं। मेरे होते हुए इस स्टॉल से एक पैसे की सेल नहीं होगी। अकड़ू ध्वनि स्कूल के सभी स्टूडेंट को काजल के खिलाफ 1 की 2 लगाकर भड़का देती है, जिसके बाद कोई भी काजल के स्टॉल से कुछ नहीं खरीदता। 15 रुपए की एक पिचकारी, 5 रुपए में एक पैकेट बलून्स। आओ 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 प्यारे स्टूडेंट, और ले जाओ रंग गुलाल और प्यारी प्यारी पिचकारी। जैसे जैसे समय ढलता जाता है काजल की हिम्मत भी घटती जाती है। वहीं ध्वनि के स्टॉल पर स्कूल के सभी स्टूडेंट की भीड़ जमी हुई थी। सभी उसके कलर पिचकारी खरीद रहे थे। सभी स्टूडेंट ध्वनि से ही रंग खरीद रहे हैं। कोई भी मुझ गरीब काली स्टूडेंट से कुछ नहीं खरीदना चाहता।
कितना कुछ सोचा था मैंने कि होली पर इनाम जीतकर मैं अपनी माँ की झोली को खुशियों से भर दूंगी, मगर सारे ख्वाब खाक हो गए। माँ ने कितनी मेहनत से पाई पाई जोड़ी थी और मैंने होली की होड़ में उसे पानी में बहा दिया। अचानक कविता, जो कि स्कूल कमेटी का एक हिस्सा थी, वो काजल की बातें सुनकर उसके स्टॉल पर लगा सारे रंग गुब्बारे खरीद लेती है। अरे वाह, ये पिचकारियाँ तो बहुत प्यारी हैं। क्या तुम इन्हें मुझसे बेचोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस, कहिए कितनी पिचकारी दूं? ये सारी पिचकारी। आप सचमुच में सारी पिचकारी खरीदेंगी? हाँ, और सिर्फ ये पिचकारी ही नहीं बल्कि ये रंग गुलाल सब कुछ। ये सुनकर काजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने स्टॉल का सारा सामान कविता को बेच देती है, जिसके बदले में उसे 5500 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, मुझे पूरे 500 का प्रॉफिट हुआ है। अब इससे मुझ गरीब के घर में भी गुजिया बनेगी, मिठाइयाँ आएंगी और मैं भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी होली मना सकूंगी। काजल, सिर्फ 500 नहीं बल्कि तुम 50,000 की भी हकदार हो। जैसे ही काजल को 50,000 का इनाम मिलता है, ध्वनि गुस्से से खौल उठती है और कविता के जाते ही सभी स्टूडेंट्स उसे घेर कर, उसे घसीट कर कीचड़ में सान देते हैं। अरे तुम सभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ, छोड़ देंगे हमारी काली परी। बहुत अरमान है तेरे अपनी माँ के साथ होली खेलने के। ये ले, इस कीचड़ को गुलाल समझकर मल ले, क्योंकि जिस गरीबी में तू जी रही है उसमें गुलाल खरीदने की तो तेरी औकात नहीं। होली की होड़ में सभी स्टूडेंट्स काजल पर खूब अत्याचार करते हैं। काजल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी दूर से अध्यापक को आता देखकर सभी स्टूडेंट भाग जाते हैं। वहीं ध्वनि एक क्लास के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है। तभी कुछ शरारती स्टूडेंट ध्वनि को क्लास में छिपा देखकर बाहर से कुंडी लगा देते हैं, जिसके बाद स्कूल गार्ड ताला लगा देता है। हेल्प, कोई मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ। ये तो ध्वनि की आवाज है। ध्वनि, कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो। काजल ध्वनि की आवाज का पीछा करते हुए उसे खोज लेती है और ईंट उठाकर ताला तोड़ती है। ध्वनि, तुम ठीक तो हो ना? ध्वनि हिचकिचाते हुए हाँ करती है। तभी स्कूल कमेटी की टीचर कविता वहां आकर ध्वनि की माँ को फोन करके इन्फॉर्म करती हैं। वह देरी जानकर संध्या भी स्कूल चली आती है। ध्वनि, तुम ठीक तो हो? यस मम्मा, आई एम फाइन। ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? हाँ माँ, ये मेरी सहेली है काजल। आई एम सॉरी काजल, मैं बहुत गिल्टी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना बैड बिहेवियर रखा, फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? ध्वनि की ओर से उठा दोस्ती का हाथ देखकर काजल स्कूल में हुए होली आयोजन पर सभी बातें भुला देती है। आखिर काजल की यही तो चाहत थी कि उसके भी कोई दोस्त बने। ध्वनि की देखा देखी स्कूल के सारे स्टूडेंट भी काजल से घुलने मिलने लगे थे, जिसके बाद काजल और उसकी मम्मी खूब अच्छे से होली का त्योहार मनाते हैं।